हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 बिना किसी देरी के। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना ताकि हर बच्चे तक पहुंच पाए। ठीक है, तो चैप्टर 5 करते हैं आज शुरू। चैप्टर 5 का नाम है बर्थ एंड द न्यूबॉर्न बेबी। इसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, चाइल्ड बर्थ एंड कल्चर, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहने वाली है, बर्थ प्रोसेस, न्यूबॉर्न बेबी और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती है, न्यूबॉर्न एंड पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले आता है चाइल्ड बर्थ एंड कल्चर, हाउ बर्थिंग हैज़ चेंज्ड। ठीक है, तो कैसे बर्थिंग जो है बदल चुकी है, पहले के टाइम में और आज के टाइम में क्या फ़र्क आया है। तो सबसे पहले सबसे पहले कस्टम सराउंडिंग चाइल्ड बर्थ रिफ्लेक्ट्स द बिलीफ, वैल्यूज, रिसोर्सेज ऑफ अ कल्चर। जो भी कस्टम्स बच्चे के आसपास होते हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके बिलीफ, वैल्यूज और रिसोर्सेज कल्चर के। ठीक है, क्योंकि अगर चाइल्ड अगर के बर्थ के बाद तो वो सबसे पहले इंटरेक्ट करता है अपनी फैमिली के साथ, फिर सोसाइटी के साथ करता है। तो सोसाइटी में जो भी बिलीव्स, वैल्यूज होते हैं, रिसोर्स होते हैं, वो उन सब के साथ क्या करता है, बच्चा इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अगला है, ये इसमें सारा एग्जाम्पल गिवन है। ये भी नहीं करने हैं आपको, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हम वो भी नहीं छोड़ेंगे अब की बार। मेन तो आपकी NIOS ही है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है। बर्थ प्रोसेस देख लो। बर्थ प्रोसेस में कुछ टर्म ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले, लेबर इज एन एप्ट टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। ठीक है, जब बेबी को बर्थ देते तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेबर। Chiefly because of the size of the fetal head, birth is hard work for both mother and baby. From an evolutionary perspective, an advantage of an enlarged head that can contain a brain capable of advanced thought outweighs the difficulty of passing through the birth canal. ये सारी चीज़ें लेबर आपको पता है और ये बाकी बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, आपको समझ भी आ गई होंगी चीज़ें कि लेबर क्या होता है, वो प्रोसेस जब बेबी को बर्थ देते हैं। ठीक है, what brings on labor or normal vaginal childbirth is a series of uterine, cervical and other changes called parturition. तो parturition क्या होता है, process of uterine, cervical and other changes usually lasting about 2 weeks preceding childbirth. तो ये सारे चेंजेस, प्रोसेस ऑफ यूट्रीन की बात करें, सर्विकल की बात करें या बाकी सारे चेंजेस जो चाइल्ड बर्थ के बाद 2 हफ्ते तक रहता ही रहता है, उसको हम कहते हैं पार्ट्यूरेशन। ओके, नेक्स्ट, CRH की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा कि कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ पे स्टेजेस गिवन है। और नेक्स्ट, क्या क्या स्टेजेस होते हैं चाइल्ड बर्थ के, ये आपको नहीं करने, स्टेजेस नहीं करने। इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, कैन बी यूज टू ट्रैक द फीटस हार्ट बीट ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी एंड टू इंडिकेट हाउ द फीटल हार्ट इज रिस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेस ऑफ यूटरीन कॉन्ट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग होती है एक मैकेनिकल, एक मशीन होती है, एक मैकेनिकल आप कह सकते हो मॉनिटरिंग डिवाइस होता है, और फीटल हार्ट बीट जिससे आप लोग चेक कर सकते हो जो फीटल डेवलप हुआ है, जो बेबी है उसके हार्ट बीट को चेक करने के लिए ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है, जब आप फीटस की हार्ट बीट चेक करते हो लेबर और डिलीवरी के टाइम पे ट्रैक करने के लिए उनकी हार्ट बीट को, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग। उसके बाद है मॉनिटरिंग कैन डिटेक्ट, जो मॉनिटरिंग जब हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग से तो वो सीरियस प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकता है, अलर्ट द अटेंडिंग फिजिशियन और मिडवाइफ दैट अ फीटस नीड्स हेल्प।
ठीक है। Sometimes electronic fetal monitoring is used late in pregnancy if there are signs that the fetus may be at risk. अगर fetus risk पे है तो उसके लिए भी electronic fetal monitoring हम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग की बात करें तो कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है कि हाई रिस्क तो नहीं है डिलीवरी के टाइम पे, इंक्लूडिंग दोज इन विच द फीटस इज वेरी स्मॉल, इज प्री मेच्योर, इज इन अ ब्रीच पोजिशन और सीम्स टू बी डिस्ट्रेस और इन विच लेबर इज इंड्यूस थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो ये सारी चीज़ों में जो है इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग बहुत ही हेल्पफुल है। Cesarean delivery of a baby by surgical removal from the uterus है cesarean delivery। cesarean का मतलब क्या होता है, जब नॉर्मल डिलीवरी से हटके जब बेबी की डिलीवरी सर्जिकल मेथड से होती है तो दैट इज cesarean डिलीवरी। ओके, देखो यहाँ लिखा है यूजुअल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ क्या होता है, वेजाइनल डिलीवरी, लेकिन इससे दूसरा जब सर्जिकली तरीके से जब हम बेबी की डिलीवरी करते हैं डॉक्टर, दैट इज उसको हम कहते हैं सिजेरियन डिलीवरी। नेक्स्ट इज नेचुरल और प्रिपेयर्ड चाइल्ड बर्थ। नेचुरल और प्रिपेयर्ड चाइल्ड बर्थ का मतलब क्या होता है, वो मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ दैट सीक्स टू रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज ऑफ ड्रग्स, एनेबल बोथ पेरेंट्स टू पार्टिसिपेट फुल्ली एंड कंट्रोल परसेप्शन ऑफ पेन। तो पढ़ लो बट नीड नहीं है इसकी। नेक्स्ट, न्यूबॉर्न बेबी न्यूनेटल पीरियड इंपॉर्टेंट है कि न्यूनेटल पीरियड क्या होता है। भाई क्या होता है न्यूनेटल पीरियड, द फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ लाइफ, पहले 4 हफ्ते, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूनेटल पीरियड। ठीक है, तो इज द टाइम ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम यूट्रस वेयर फीटस इज सपोर्टेड एंटायरली बाय द मदर टू एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। नियोनेटल पीरियड यहाँ भी लिखा है फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ अ लाइफ। ठीक है, लाइफ के फर्स्ट 4 वीक्स को हम नियोनेटल पीरियड कहते हैं, वो ट्रांजिशन फ्रॉम इंट्रोटेरीन डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके, नियोनेट इज न्यूबॉर्न बेबी। नियोनेट का मतलब ही होता है न्यूबॉर्न बेबी अप टू 4 वीक्स ओल्ड। ठीक है, जब न्यूबॉर्न बेबी बर्थ लेता है डिलीवरी के बाद पहले 4 हफ्ते को बोलते हैं न्यूनेटल पीरियड। साइज एंड अपीयरेंस की बात करें तो साइज और अपीयरेंस आप देख सकते हो कि नियोनेट होता है आपके न्यूबॉर्न बेबी 20 इंचेस लॉन्ग होता है, वेट उनका होता है 7.5 पाउंड और बॉय टेंड टू बी स्लाइटली लॉन्गर, बॉयज स्लाइटली लॉन्गर होते हैं और हेवियर होते हैं गर्ल से, एंड अ फर्स्ट बोर्न बेबी चाइल्ड इज लाइकली टू वे लेस एट बर्थ देन लेटर बोन्स। और पहला जो बच्चा होता है उसका वेट लेस होता है एज कम्पेयर टू लेटर बोन्स। In their first few days, neonates lose as much as 10% of their body weight primarily because of a loss of fluid. When the baby is born, the mother produces a special high protein type of milk called colostrum. तो जब बेबी बोर्न होता है द मदर प्रोड्यूसेस अ स्पेशल हाई प्रोटीन टाइप ऑफ मिल्क कॉल्ड कोलोस्ट्रम। ठीक है, कोलोस्ट्रम प्रोवाइड बेबीज, तो बेबी के पैदा होने के बाद जो मदर स्पेशल हाई प्रोटीन टाइप ऑफ मिल्क प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम प्रोवाइड बेबीज विद इम्पॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बच्चों में, और उसके एक लेग्जेटिव इफेक्ट होते हैं जो बेबीज में टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, कोलोस्ट्रम कंटेन लेस फैट होता है, उसमें लेस कैलोरीज होती है देन ब्रीस्ट मिल्क। ओके, बेबीज बिगिन टू गेन वेट बाय about the fifth day when the mother's milk comes in and are generally back to birth weight by the 10th to the 14th day। अब एक बार ये टेबल देख लेते हैं, टेबल में क्या है, न्यूनेटल स्किन कंडीशन, ये कुछ स्किन कंडीशन है कि ब्लू कलरिंग, अगर बेबी का कलर ब्लू शो हो रहा है तो वो क्या कोज करेगा और कितने टाइम तक रहेगा, अगर मीलिया है, स्ट्रोक बाइट्स हैं, मंगोलियन स्पॉट्स है, एरिथीमा टॉक्सिकम है, एक्ने नियोनेटोरम है, पढ़ना नहीं है आपको, ये नहीं पढ़ने। ठीक है,
यहाँ पे देखो जो बर्थ मार्क्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट इज बॉडी सिस्टम। बिफोर बर्थ ये सारे जो ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, नरिशमेंट, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, टेम्परेचर रेगुलेशन, वो सारे एकम्प्लिश होते हैं थ्रू द मदर्स बॉडी। एनोक्सिया इज लैक ऑफ ऑक्सीजन विच मे कोज ब्रेन डैमेज। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है एनोक्सिया क्या होता है, ठीक है। द फीटस गेट ऑक्सीजन थ्रू द अम्बिलिकल कोड। बच्चे को जो है ऑक्सीजन मिलती है अम्बिलिकल कोड की हेल्प से, जो कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन कैरी करता है और वो बाहर लेकर जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और ठीक है, तो ऑक्सीजन लेकर आता है एम्बिलिकल कोड और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज देता है। वंस बर्थ अकर, एक बारी बर्थ होने के बाद, न्यू बोर्न मस्ट स्टार्ट ब्रीथिंग एंड टेक ओवर दिस फंक्शन फॉर इटसेल्फ। तो बर्थ होने के बाद बेबी को ये जो फंक्शन है ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट का खुद ही करना पड़ता है। और मोस्ट बेबीज स्टार्ट टू ब्रीथ एज सून एज दे आर एक्सपोज टू एयर। और बर्थ होने के बाद जैसे ही वो एक्सपोजर एयर के साथ में आएंगे, ठीक है, इंटरैक्ट करेंगे एयर के साथ, तो ये वाला जो फंक्शन है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट को वो खुद ही करने लग जाते हैं। इफ ब्रीथिंग हैज़ नॉट बिगिन विद इन अबाउट 5 मिनट, और डिलीवरी के बाद अगर 5 मिनट के अंदर अंदर ब्रीथिंग प्रोसेस नहीं करता है बच्चा, द बेबी में सफ़र परमानेंट ब्रेन इंजरी फ्रॉम एनोक्सिया। तो बच्चा जो है परमानेंट ब्रेन इंजरी से सफ़र कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं एनोक्सिया। इसका मतलब होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, या फिर इसका दूसरा नाम है हाइपोक्सिया, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। इसमें बहुत ही कम ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। एनोक्सिया और हाइपोक्सिया में अगर ड्यूरिंग डिलीवरी एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड कंप्रेशन ऑफ प्लासेंटा एंड अम्बिलिकल कोड विद ईच कॉन्ट्रैक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक पता होना चाहिए आपको। हम सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, तो ये मत सोचना कि इतना छोड़ दिया, इसमें से कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा, नहीं है इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट। 629 पेजेस के बुक है, और अगर हम एक एक लाइन पढ़ते रहे ना, जो कि इम्पोर्टेंट है ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो बेहतर यही है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कीजिए और उन्हें रिवाइज करते रहिए बार बार, और पूरी वीडियो देखनी है आपको एट द एंड, टिल द एंड तक, ठीक है। अब एक बारी न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में पढ़ लो। कंडीशन इन मेनी न्यूबॉर्न बेबीज कोज्ड बाय इमेच्योरिटी ऑफ द लीवर एंड एविडेंस्ड बाय अ येलोइश अपीयरेंस कैन कोज ब्रेन डैमेज इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। अब न्यूनेटल जॉन्डिस का मतलब क्या होता है? वो कंडीशन जब न्यूबॉर्न बेबीज जब बर्थ लेते हैं, तो जब उनमें लीवर इमेच्योर होता है, ठीक है, जब उनमें लीवर इमेच्योर होता है और येलोइश अपीयरेंस दिखाता है, शो करता है, तो वो भी ब्रेन डैमेज कोज कर सकता है। ये रहा, 3 or 4 days after birth about half of all babies develop neonatal jaundice, ठीक है। 3 या 4 दिन बाद बर्थ के आधे जो बेबीज होते हैं, 50% जो है, उनमें न्यूनेटल जॉन्डिस डेवलप होता है। देयर स्किन आई बोल येलो शो होती है, और इमेच्योरिटी ऑफ लीवर, फेलियर टू फिल्टर आउट बिलीरुबिन। नेक्स्ट, is Apgar scale. Apgar scale standard measurement of a newborn's condition. It assesses appearance, pulse, grimace, activity and respiration. भाई important है।
जो चीज़ इम्पोर्टेंट है मैं बताते चल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है। Although the great majority of birth result in normal, ज़्यादातर जो great majority होती है डिलीवरी की वो नॉर्मली होती है और हेल्दी बेबीज़ की, लेकिन कुछ की नहीं हो पाती है। फर्स्ट फ्यू मिनट, डेज, वीक आफ्टर बर्थ आर क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट। कुछ मिनट डिलीवरी के बाद, कुछ दिन और कुछ वीक्स बर्थ के बाद बहुत ही क्रूशियल होते हैं डेवलपमेंट के लिए। और सबसे पहला है आपका, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो एज सून एज पॉसिबल वेदर अ बेबी हैज़ एनी प्रॉब्लम दैट नीड स्पेशल केयर। और क्या होता है कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके ना, तो चेक कर लेना चाहिए कि बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको स्पेशल केयर चाहिए। सबसे पहला जो आपका मेजरमेंट आता है, मेथड आता है जिससे आप मेजर कर सकते हो इन सारी कंडीशंस को, दैट इज एब्गार स्केल। 1 minute आफ्टर डिलीवरी एंड देन 5 minutes आफ्टर बर्थ मोस्ट बेबीज आर असेस्ड यूजिंग एब्गार स्केल। तो क्या होता है, डिलीवरी के 1 मिनट बाद और फिर उसके 5 मिनट बाद ज़्यादातर बेबीज़ को एब्गार स्केल से असेस किया जाता है। अब क्या होता है भाई एब्गार स्केल, तो एब्गार स्केल होता है, इट्स नेम आफ्टर इट्स डेवलपर कौन था, वर्जीनिया एब्गार। ठीक है, इन्होंने डेवलप किया था इसको वर्जीनिया एब्गार ने। हेल्प अस रिमेंबर इट्स 5 सब्जेक्ट, और 5 सब्जेक्ट सब टेस्ट होते हैं इसमें। ठीक है, 5 सब टेस्ट होते हैं एब्गार स्केल में। सबसे पहला होता है अपीयरेंस, पहला। दूसरा होता है पल्स, चेक कर सकते हो। तीसरा होता है ग्रीमेस, रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी, एक्टिविटी, फोर्थ। फिफ्थ इज रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग जिसको आप बोलते हो। ओके, तो सबसे पहला है अपीयरेंस, जिसमें आप कलर वगैरह चेक करते हो बच्चे का कि ब्लूइश, जैसे ऊपर हमने सारे कलर पढ़े ना, ब्लूइश, रेडिश। जब बेबी बर्थ के बाद कौन कौन से कलर शो करेगा, तो ये चीज़ें इन इन चीज़ों की वजह से ये कलर शो हुए। तो वो अपीयरेंस को टेस्ट करते हैं एब्गार स्केल। पल्स हो गई आपकी, ग्रीमेस इज रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, और एक्टिविटी हो गया, और रेस्पिरेशन हो गया। समझ गए हो, एब्गार। और एक सिंपल ट्रिक है, एब्गार स्केल से ही ये सारे 5 सब टेस्ट आए हैं। ए से आपका हो गया अपीयरेंस, ये एब्गार है ना, ए से इज अपीयरेंस। पी से इज पल्स, जी से इज ग्रीमेस, ए से इज एक्टिविटी, और आर से क्या हो गया आपका रेस्पिरेशन। ठीक है, इजी हो गया अब याद करना। चलिए नेक्स्ट, द न्यू बोर्न इज रेटेड, फिर उसके बाद चेक करने के बाद, मेजर करने के बाद न्यूबॉर्न बेबीज को रेट किया जाता है 0, 1, 2 हर मेजर पे, हर सब टेस्ट में। और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है 10, अगर सारी चीज़ें सही हैं तो 10। 5 minute स्कोर ऑफ 7 to 10 अचीव्ड बाय 98%। 5 मिनट, ये जो 5 मिनट बाद डिलीवरी के बाद जिसमें हम एब्गार स्केल से बच्चे को एसेस करते हैं, और जितने बच्चों को एसेस किया है 98.4 बच्चों का जो है स्कोर वो 7 to 10 के बीच में रहता है। नेक्स्ट, NBAS की फुल फॉर्म चेक कर लेना, ब्राज़िलियन नियोनेटल बिहेवियरल असेसमेंट स्केल। क्या होता है ये, न्यूरोलॉजिकल और बिहेवियरल टेस्ट होता है टू मेजर अ न्यूनेट्स रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल और बिहेवियरल टेस्ट होता है जिससे आप बच्चों के रिस्पॉन्स को टेस्ट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि बच्चा कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है इन्वायरमेंट में। समझ गए, तो ब्राज़िलियन नियोनेटल बिहेवियरल असेसमेंट टेस्ट फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इज यूज टू हेल्प पेरेंट्स को हेल्प करता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए बहुत यूजफुल है, रिसर्चर्स के लिए। क्यों ये एसेस कर सकता है नियोनेट्स को या फिर न्यूबॉर्न बेबीज के रिस्पॉन्स को। ठीक है, क्या चेक करता है, न्यूबॉर्न बेबीज के रिस्पॉन्स को चेक करता है जो वो इन्वायरमेंट या फिजिकल या सोशली इन्वायरमेंट में रहते हैं या फिर उनमें देते हैं, टू आइडेंटिफाई, जिससे चेक कर सके वो बच्चों के स्ट्रेंथ को और पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज इन न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर डेवलपमेंट। और ये जो टेस्ट है वो किसने डेवलप किया है, दैट इज डॉक्टर टी बेरी ब्राज़िलियन।
ये असेस करता है मोटर ऑर्गेनाइजेशन को as shown by such behavior as activity level, reflexes को, state changes को, इन सारी चीज़ों को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ फुल फॉर्म और ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ को असेस करता है। एक सेकेंड स्टूडेंट, चार्ज लगा लिया चाहिए लैपटॉप को, 2 मिनट रुकना बस। Next is neonatal screening for medical condition. ये आपको करना है, ये इम्पोर्टेंट है। स्टेट्स ऑफ अराउजल इन इन्फेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से। PYQ अगर आप लोग चेक करेंगे तो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से। रेगुलर स्लीप की बात करें, इंपॉर्टेंट लिख लो इसमें। रेगुलर स्लीप क्लोज्ड होती है, नो आई मूवमेंट। बच्चों की जो रेगुलर स्लीप होती है उसमें आंखें पूरी बंद होती है और आई बोल जो अंदर आई बोल होती है उसकी कोई मूवमेंट शो नहीं होगी आपको जब आंखें बंद होंगी तो। ब्रीथिंग रेगुलर होती है और स्लो होती है। मूवमेंट कोई नहीं करता बच्चा, एक एकदम से अगर कोई आवाज़ सुन ली और एकदम से सडन मूवमेंट हो गई तो वो अलग बात है। उसके बाद आता है इरेगुलर स्लीप की बात करें तो क्लोज होते हैं और ओकेजनल रैपिड आई मूवमेंट होते हैं। इरेगुलर स्लीप में क्या होता है, आंखें तो बंद होती हैं लेकिन रैपिड आई मूवमेंट होती है अंदर ही अंदर, आपको शो भी होती है बच्चों की। इरेगुलर होती है ब्रीथिंग और मूवमेंट, मसल ट्विच बट नो मेजर मूवमेंट। मसल ट्विच करते रहते हैं बच्चे लेकिन कोई खास मेजर मूवमेंट नहीं होती है। ड्राउजीनेस की बात करें तो जब नींद आती है बच्चों को आंखें खोलते हैं, आंखें बंद करते हैं, ओपन क्लोज, तो मतलब नींद आ रही होती है, ड्राउजीनेस। इरेगुलर होती है, इसमें बच्चा समवट एक्टिव होता है लेकिन फिर भी नींद के कहते हैं ना, नींद के घंघेले में, आप वो वर्ड अगर समझ गए होंगे जिनको पता है, तो उसमें समवट थोड़ा बहुत एक्टिव रहता है लेकिन फिर भी आंखें बंद खुली ऐसे होती रहती है। अलर्ट इन एक्टिविटी में क्या होता है, आंखें ओपन रहती हैं और ब्रीथिंग इवन होती है। इसमें मूवमेंट क्वाइट होती है, मे मूव हेड को, लिम्स को, ट्रंक को मूव कर सकता है वाइल लुकिंग अराउंड। वेकिंग एक्टिविटी एंड क्राइम, तो वेकिंग एक्टिविटी और क्राइम में क्या होता है, तो इसमें तो आंखें खुली ही रहेंगी और इरेगुलर ब्रीथिंग होगी और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए आपको। एक रेगुलर स्लीप होती है, स्टेट ऑफ अराउजल की कौन कौन सी स्टेट होती है बच्चों में, तो इरेगुलर, ड्राउसीनेस, अलर्ट इन एक्टिविटी, वेकिंग एक्टिविटी एंड क्राइम। स्टेट ऑफ अराउजल होता क्या है, तो स्टेट ऑफ अराउजल होता है इन्फेंट्स physiological and behavioral status at a given moment in the periodic daily cycle of wakefulness, sleep and activity। तो इन्फेंट जो छोटे बच्चे होते हैं उनके फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल स्टेटस एट अ गिवन मोमेंट इन द पीरियोडिक डेली साइकिल ऑफ वेकफुलनेस, स्लीप एंड एक्टिविटी। तो स्टेट ऑफ अराउजल का मतलब ये होता है कि बच्चे एक स्पेसिफिक मूवमेंट जब क्रिएट करते हैं, एक मतलब कहते हैं ना, जब सो रहा होता है, कोई एक्टिविटी कर रहा होता है या जगा हुआ होता है बच्चा, तो उसमें कौन कौन सी एक स्पेसिफिक चीज़ें करता है बच्चा, तो दैट इज स्टेट ऑफ अराउजल। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो पीरियोडिक साइकिल्स होते हैं जो डेली होती है, आपकी डेली सोते हैं, डेली एक्टिविटी होती है, डेली जागते हैं, तो ये जो डेली पीरियोडिक साइकिल होती है वेकफुलनेस की, स्लीप की और एक्टिविटी की, तो इनको कौन गवर्न करता है, स्टेट ऑफ अराउजल या डिग्री ऑफ अलर्टनेस, की कितनी डिग्री ऑफ अलर्टनेस है उस टाइम में बच्चे में। मतलब ज़्यादा नींद तो नहीं आ रही है, ज़्यादा नींद आ रही है तो रेगुलर स्लीप है, थोड़ी बहुत नींद आ रही है तो इरेगुलर है, बिल्कुल नींद आना स्टार्ट हो गई है तो ड्राउजीनेस है। तो ये सारी चीज़ें डिग्री की कितनी डिग्री है, समझ गए। ये अंडरलाइन कर लो। उसके बाद REM की फुल फॉर्म होते हैं रैपिड आई मूवमेंट। तो न्यूबॉर्न बेबी REM की ही रैपिड आई मूवमेंट होता है।
तो रैपिड आई मूवमेंट में क्या होता है, एक्टिव स्लीप अपीयर्स टू बी इक्विवेलेंट टू रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप वो होती है विच इन एडल्ट इज एसोसिएटेड विद ड्रीमिंग, जब ये जो है एडल्ट से रिलेटेड होती है जिसमें ड्रीमिंग होती है, ठीक है, स्लीप में, जिस स्लीप में ड्रीमिंग एसोसिएट होती है, दैट इज रैपिड आई मूवमेंट। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं चाइल्ड बर्थ में, और उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं चाइल्ड बर्थ में और उसके बाद, तो ये सारी चीज़ें अभी हम देख लेते हैं। इसे भी लो बर्थ वेट बेबीज हो सकते हैं, एट बर्थ दे मे बी आइदर प्री टर्म और स्मॉल फॉर डेट। तो प्री टर्म का मतलब क्या होता है, जब इन्फेंट बोर्न बिफोर कंप्लीटिंग 37th वीक ऑफ जेस्टेशन, जब बच्चे जो है 9 मंथ कंप्लीट होने से पहले ही जन्म ले लेते हैं, तो दैट इज प्री टर्म, प्री मेच्योर इन्फेंट्स होते हैं। लो बर्थ वेट बेबीज क्या होते हैं, जब वो प्री मेच्योरिटी की वजह से पहले पैदा हो जाते हैं और या फिर डेट से पहले। स्मॉल फॉर डेट का मतलब क्या होता है, इन्फेंट हुज बर्थ वेट इज लेस देन ऑफ 90% ऑफ बेबीज ऑफ द सेम जेस्टेशनल एज एज द रिजल्ट ऑफ स्लो फीटल ग्रोथ। तो सिर्फ आपको लो बर्थ वेट क्या क्या कर सकते हैं, इसमें सिर्फ आपको हेडिंग डालनी है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड देयर आफ्टरमैथ। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सबसे पहला लो बर्थ वेट, एक तो ये वो चीज़ें हो सकती है। दूसरी, हु इज़ लाइकली टू हैव अ लो बर्थ वेट बेबी, तो किनका जो है लो बर्थ वेट हो सकता है बेबीज़ का, तो ये डिपेंड करता है डेमोग्राफिक फैक्टर पे, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर पे, प्री नेटल बिहेवियरल इन्वायरमेंटल फैक्टर पे, कुछ मेडिकल फैक्टर्स होते हैं उस पर भी डिपेंड रहता है, मेडिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी। इन सारी चीज़ें ये फैक्टर्स होते हैं जिससे जो है बेबी जन्म लेने के बाद लो उनको उसका जो वेट होता है वो कम हो सकता है। इमीडिएट ट्रीटमेंट एंड आउटकम, कंगारू केयर, कंगारू केयर is method of skin to skin contact in which a newborn is laid face down between the mother's breast। तो कंगारू केयर क्या होती है, कंगारू केयर इसमें एक वो मेथड होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है मदर और बेबी के बीच में, जिसमें जो न्यूबॉर्न इज लेड फेस डाउन बिटवीन द मदर्स ब्रेस्ट, ठीक है, मदर्स ब्रेस्ट के बीच में उसको फेस के जो बल है वो लिटा दिया जाता है, जिससे स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, तो दैट इज कंगारू केयर। टर्म पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। इससे क्या होता है, इस कांटेक्ट से स्ट्रेस कम होता है ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ स्लीप एंड एक्टिविटी, और इससे स्लीप भी आ जाती है बच्चों को ऑटोमेटिकली। ठीक है, कंगारू केयर हो गया। उसके बाद पोस्ट मेच्योरिटी होता है, ये पढ़ लेना, पोस्ट मेच्योरिटी। पोस्ट मेच्योर इज अ fetus not yet born as of 42 weeks of gestation, कि बच्चा गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उसने जन्म नहीं लिया है, उसके बाद लिया है, तो दैट इज पोस्ट मेच्योर। प्री मेच्योर या प्री टर्म आपको क्लियर है, और ये पोस्ट मेच्योर। स्टिल बर्थ का होता है डेथ ऑफ अ फीटस एट ऑल आफ्टर 20th वीक ऑफ जेस्टेशन। तो स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है कि सडन डेथ हो जाना फीटस की 20th वीक ऑफ जेस्टेशन पे या फिर उसके बाद, ठीक है, जब बच्चे की डेथ हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है, दैट इज स्टिल बर्थ। टर्म पता होनी चाहिए, इस टर्म का मतलब क्या होता है, और डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको। ये याद रखो कि स्टिल बर्थ हैज बीन कॉल्ड एन इनविजिबल डेथ, ओके, इनविजिबल डेथ है इसका दूसरा नाम स्टिल बर्थ का।
अब प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फैक्टर्स दैट रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियली नेगेटिव इन्फ्लुएंस एंड टेंड टू प्रेडिक्ट पॉजिटिव आउटकम। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को कम करते हैं और पॉजिटिव आउटकम को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। जैसे प्रोटेक्टिव फैक्टर विच टेंडेड टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली स्ट्रेस फेल इनटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी में फेल करता है प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। पहला इंडिविजुअल एट्रीब्यूट सच एज एनर्जी, सोशेबिलिटी और इंटेलिजेंस। दूसरा है आपका अफेक्शनेट टाइज विद एटलीस्ट वन सपोर्टिव फैमिली मेंबर। तीसरा है रिवॉर्ड्स एट स्कूल, वर्क और प्लेस ऑफ वर्शिप दैट प्रोवाइड अ सेंस ऑफ मीनिंग एंड कंट्रोल ओवर वंस लाइफ। तो ये जो तीनों फैक्टर्स है, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है, ये अर्ली मतलब ये रिड्यूस करते हैं स्ट्रेस को अर्ली एज पर ही, समझ गए? तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है विच टेंडेड टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस को पहले ही अर्ली स्टेज पे कम कर देते हैं अगर इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स, एनर्जी, सोशेबिलिटी, इंटेलिजेंस अच्छी होगी, अफेक्शनेट ज़्यादा अच्छा होगा, एटलीस्ट वन सपोर्टिव फैमिली मेम्बर्स के साथ, और रिवॉर्ड मिल रहे स्कूल में, वर्क प्लेस पे या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप पे, जिसमें जो है एक सेंस ऑफ मीनिंग डेवलप होती है अपनी लाइफ के बारे में। न्यू बॉर्न एंड पेरेंट्स की बात करें तो आई थिंक ये यही हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, यही लास्ट टॉपिक रह गया, इसको भी फिनिश कर देते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि इन्फेंट केयर अक्रॉस कल्चरल व्यू, चाइल्ड बर्थ एंड बॉन्डिंग। चाइल्ड बर्थ और बॉन्डिंग में क्या होता है कि मदर इन्फेंट बॉन्ड, मदर और इन्फेंट बॉन्ड कैसा रहता है, तो क्या होता है, और ये मदर इन्फेंट बॉन्ड, तो मदर्स फीलिंग ऑफ क्लोज केयरिंग कनेक्शन विद हर न्यू बॉर्न। जब एक मदर्स का, जो एक माँ का जो होता है, वो एक केयरिंग वाला कनेक्शन, या फिर कहते हैं ना कि वो फीलिंग जिसमें जो है माँ बहुत ही कनेक्टेड फील करती है अपने बच्चे के साथ, इमोशनली अटैच्ड होती है। तो मदर इन्फेंट बॉन्ड इज द क्लोज केयरिंग कनेक्शन बिटवीन मदर और न्यूबॉर्न। इम्प्रिंटिंग का क्या मतलब होता है? इंस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पीरियड इन अर्ली डेवलपमेंट अ यंग एनिमल फॉर्म्स एन अटैचमेंट टू द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इट सीज, यूजुअली द मदर। तो इम्प्रिंटिंग का मतलब होता है वो एक जब अंदर से आती है ना वो चीज़ जिसमें मदर सबसे पहली चीज के साथ जिसके साथ अटैचमेंट होती है एक माँ को, तो दैट इज वो है उनका बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यहाँ से याद कर लो इम्प्रिंटिंग इंस्टिंक्टिव फॉर्म होता है। ये इंस्टिंक्टिव इज अंदर से जो कहते हैं ना एक फीलिंग आती है, ये फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, इमोशनली अटैच हो जाते हो जब। लर्निंग इन विच ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पीरियड, ये क्रिटिकल पीरियड होता है अर्ली डेवलपमेंट का, जिसमें एक यंग एनिमल फॉर्म्स एन अटैचमेंट टू द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एट सीज, यूजुअली द मदर। इसमें चाहे हम एनिमल की बात करें, ह्यूमन बीइंग की, तो जो एक माँ होती है तो वो सबसे पहली चीज जिससे अटैच्ड हो जाती है दैट इज उनके बच्चे, न्यू बोर्न बेबीज के साथ। और आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि फर्स्ट बेबी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहती है। Why do newborns need from their mothers? What do newborns need from their mothers? क्या चाहिए newborns को अपनी मदर से? ठीक है, और नेक्स्ट आप फादर का रोल क्या रहता है? फादर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजिकल फादर है तो सिर्फ डैड सेट इतना ही रोल होता है, नहीं, आगे पेरेंटिंग में भी बहुत ज़्यादा रोल होता है फादर का भी। How parenthood affect marital satisfaction? बस दैट्स इट गाइस, इतना ही है। और चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम चैप्टर 6 कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारा पार्ट 3 आ गया है यहाँ पे, पार्ट 3, जिसमें हम इन्फेंसी एंड टोडलरहुड के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 6 फिजिकल डेवलपमेंट एंड हेल्थ ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।
आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।